गुड आफ्टरनून एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियो का इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। ठीक है जी, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है और एक्चुअल में इसका क्या रोल है, और एक्चुअल में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेल में आती है या फीमेल में आती है, इस चीज़ का आपको पता रहना चाहिए कि भाई एक्चुअल में इसका आने पर रोल क्या है बॉडी के अंदर, ये जरूरी क्यों है। इस चीज़ को हमें समझना बेहद जरूरी है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और एक बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए। ठीक है जी, हम चलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये होना चाहिए पता कहते हैं किसे है। जैसा आपने कभी सुना होगा ना, फीमेल के अंदर पीरियड्स आते हैं पर मंथ, पीरियड्स आते हैं ना पर मंथ, उसी को इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं कि भाई पर मंथ एक साइकिल चलती रहती है। अब ये जरूरी क्यों है जी? मेल में आती है क्या? मेल में आती है कभी? क्यों मेल में क्यों नहीं आती? हंसना थोड़ी है, क्यों नहीं आती मेल में? फीमेल में क्यों आती है? चलो इसके बारे में बताओ। कौन सा हार्मोन नहीं है? हार्मोन होने से आ जाती है? हाँ, फीमेल के अंदर तो यूटेरस है, ओवरी है। आप में है क्या यूटेरस? गर्भाशय है तो कैसे आएगी? यूटेरस है तो फिर अब देखिएगा, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल फीमेल में आती है। उसका मेन रीजन क्या? फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आती है ना, तो ओवा अंडाणु बनते हैं और मेल के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म। ठीक है, अब एक चीज और है कि जो ओवा अंडाणु बनता है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है ना, जब स्पर्म और ओवा का आपस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, तब लेडी क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है। तो इसीलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है और हार्मोन लेवल बॉडी का चेंज करने के लिए कौन से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, है ना, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। और मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, यही है। चलो अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या। The menstruation cycle is a series of natural change in hormone productions and the structure of the uterus and ovaries। अब देखिएगा स्ट्रक्चर किसका? यूटेरस का। अब देखिएगा अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऐसा नहीं है कि बचपन से ही चलती है, इसका भी एक फिक्स टाइम होता है। फीमेल के अंदर शुरुआत होने का भी टाइम होता है और एंड होने का भी टाइम होता है। अब देखिएगा शुरुआत कब होती है, ये एवरेज मान लो आप 13 से लेके 15 ईयर के फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है और एंड होने का टाइमिंग है 50 से लेके 55 ईयर के फीमेल में क्या हो जाती है? ये बंद हो जाती है। एंड होने वाले मेथड को आप क्या बोलोगे? मीनोपोज बोलोगे। एंड होने वाले मेथड को क्या बोलोगे भाई? मीनोपोज बोलोगे। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाई एंडिंग टाइम क्या है और स्टार्टिंग टाइम क्या है। ठीक है, अब इसी के दौरान क्या बनता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, ओवा बनता है और ओवा बनने से किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस चीज का आपको खास तरीके से ध्यान रखना है। और बॉडी में यूटेरस का साइज, गर्भाशय, उसका साइज भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलती है तो साइज बढ़ता है, बड़ा होता है ना। एंड ओवरीज जिसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, यूटेरस को क्या बोलते हैं? गर्भाशय। और ओवरीज को क्या बोलते हैं भाई? अंडाशय। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स दैट मेक प्रेगनेंसी पॉसिबल। प्रेगनेंसी के लिए चीजें पॉसिबल है। ठीक है ना, प्रेगनेंसी अगर यूटेरस और, अब जैसे ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेल प्रेग्नेंट होता है क्या? कभी होता है? क्यों? क्या नहीं है? यूटेरस नहीं है, ओवेरी नहीं है, तो आप कैसे प्रेग्नेंट होगे? आपके अंदर अगर बॉडी के अंदर ओवेरी और यूटेरस सेट करवा दे, फिर हो जाओगे? ये सोचने लायक चीजें है ना। हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, अब देखिएगा आगे। द ओवेरियन साइकिल कंट्रोल्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ एग। अब ये जो ओवेरियन साइकिल होती है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ये किसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है? रिलीज ऑफ एग्स, अंडाणु। एंड द साइक्लिक रिलीज ऑफ किसको?
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी रिलीज करती है। और ये दो हार्मोन कौन से हार्मोन हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन, है ना। तो फीमेल सेक्स हार्मोन को भी कंट्रोल कौन करती है जी? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये इसलिए रेस्पॉन्सिबल है, सबसे पहला प्रेगनेंसी के लिए, सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए, एग रिलीज होने को कंट्रोल करने के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती है तो प्रेग्नेंट होना संभव नहीं है। संभव कैसे? संभव नहीं है, समझ गए। आगे अपन देखते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कितने फेज होते हैं? फेज में आती है ना, ये 4 फेज होते हैं इसके, ठीक है ना। फिक्स 7 डेज, फिर उसके बाद में अब जैसे कहते हैं कि भाई प्रेग्नेंट होने के चांस कौन सा टाइम होता है? ठीक है, 14 दिन। बड़ा पता है इसका, है इसको भी बड़ा आइडिया है इस चीज के बारे में। चलो मैं बताता हूं, देखिएगा। फिक्स स्टार्टिंग होता है फर्स्ट से लेके 7 डेज तक ब्लीडिंग लॉस होती है, ठीक है ना। यहां पर तो मतलब कोइटस ही नहीं होगा, मैटिंग ही नहीं होगी, तो यहां से तो अपन चांस काउंट ही नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं, 7 से लेके 8-9 डेज से लेके 15 डेज के बीच 98% चांस होता है, अगर विथआउट प्रोटेक्शन आपने सेक्स किया है तो फिक्स है कि लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ये बेसिक नॉलेज भी आप लोगों को होना चाहिए। इन फ्यूचर शादी होगी और कभी फैमिली प्लान करना हो तो ये चीज ध्यान रखनी है। और कभी फैमिली प्लान में दोनों तरीका है कि भाई बच्चा अभी करना है या नहीं करना है, आगे सोचना है। आप तो पैसे कमा ही नहीं रहे और बच्चे हो जाएंगे बड़े, फिर तो हमें एक प्लानिंग करके चलना चाहिए कि भाई मैं जब तक, पहली बात तो शादी मत करो ना भाई जब तक सेट नहीं हो जाओ, हैं। कमा तो 5,000 रहे हो, शादी कर लेते हो, फिर वो पीछे आती, वो भी बेचारी परेशान, बच्चे हो गए तो वो भी और परेशान, है ना। इससे अच्छा क्या है पहले अच्छे से कहीं सेट हो जाओ, लग जाएगी भाई 25-30 हज़ार 40 हज़ार कमा रहे हो, उसके बाद में ही हम प्लानिंग करें ना शादी की। और फिर शादी की प्लान के बाद में थोड़ा और 1 लाख तक पहुंच जाओ, फिर बच्चे की सोचो। तो फैमिली प्लानिंग आप लोगों को पता रहना चाहिए कि भाई किस टाइम पे थोड़ा रिस्क रहता है, ठीक है। तो कहां पे रिस्क रहता है भाई? 8 से लेके 15 डेज। अब 15 डेज के बाद क्या आता है आपका? 3rd फेज आता है। और वहां पर क्या रहता है? कोई भी चांस नहीं रहता, रहता है चांस, मान लो आप एवरेज 10% चांस रहता है ना, 15 से लेके 20 दिन के बीच। और फिर 20 दिन के बाद में जो 8-9 दिन बचते हैं ना, वहां पे कुछ भी चांस नहीं रहता, वो फाइनली 4th फेज हो जाता है। इस चीज को आपको समझना बेहद ही जरूरी है। तो समझ में आया ना भाई ये चीज। तो फर्स्टली अपन देखते हैं मेंस्ट्रुएशनल फेज। तो डे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? डे फर्स्ट यूटेरस लाइनिंग विच इज प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन स्टार्ट टू शेड विच लास्ट 3 to 5 डेज। क्या होता है ये? स्टार्टिंग के 3 से लेके 5 डेज के बीच में, और वहां पे अंदर की जो लाइनिंग होती है वहां से ब्लीडिंग लॉस होने लगती है। और एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फीमेल में और भी फायदा है। क्या फायदा है? इनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है ना, इनसे इनका ब्लड होता है पतला कंपेयर देन मेल। आप जब भी कोई सीबीसी रिपोर्ट कराते हो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो फीमेल में कम होती है कंपेयर देन मेल, ठीक है। अब आगे अपन क्या देखते हैं कि हार्ट अटैक वाली समस्याएं फीमेल में होती है कम। कारण क्या? ब्लड है थिन, पतला, और जब वो ब्लड पर मंथ लॉस होता है ना, तो न्यू ब्लड बनता है फीमेल के अंदर, तो वो काफी बीमारियां उनमें कम होती है कंपेयर देन मेल। क्योंकि देखो मेल अगर ब्लड डोनेट करेगा तो ही न्यू बनेगा, वरना वो एक ही ब्लड को लेके पूरे जिंदगी भर घूमते रहो, है ना। मजबूरी में कभी कोई टेस्ट वेस्ट करवाया तो ब्लड निकला, है ना। हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए 1 साल में मिनिमम 2 बार तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्योंकि बॉडी के अंदर जब न्यू ब्लड नहीं बनेगा ना, जैसे जितने भी बॉडी के अंदर जिसके पिंपल्स हैं, फेस क्लीन नहीं हो रहा है, खराब रह रहा है, उसको तो 1 साल में 2 बार ब्लड डोनेट कर दो। फिर जब न्यू ब्लड बनेगा तो अपने आप ही फेस क्लीन रहने लग जाएगा, है ना। फेस पे जो पिंपल्स है जैसे इसके दिख रहे हैं, ब्लड डोनेट करते हो तो करना। अब जब भी कोई डोनेशन कैंप आए उस समय ब्लड डोनेट करना, ताकि क्या है कि जो अपना गंदा ब्लड होता है ना बॉडी का, वो बाहर निकलता है ना। और जब वो आगे रहते हैं वो स्ट्राइल करके फिर अदर पेशेंट में डालते हैं, तो अपना वापस न्यू ब्लड बनेगा, तो बॉडी को
अच्छा परफॉर्म करने का काम होता है। तो फीमेल के अंदर क्या फायदा था? ब्लड थिन होता है, पतला होता है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों से वो बच जाती है। और आपको पता हो तो 100 में से एक केस ऐसा मिलता है जहां पे फीमेल को हार्ट अटैक आता है। 100 में से एक केस ही मिलेगा, ठीक है ना, जबकि 100 में से 99 केस मेल को मिलेंगे। अब आप सभी को पता है ना हार्ट अटैक क्या होता है, कैसा आता है हार्ट अटैक? ब्लड क्लॉट हो गया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, सैचुरेटेड फैट आप ज़्यादा यूज कर रहे हो, सॉल्ट आप ज़्यादा यूज कर रहे हो। अब देखो नमक का ज़्यादा यूज करने से कैसे हार्ट अटैक आता है? नमक क्या करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। अगर बॉडी के अंदर कंटिन्यू ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर जब बढ़ता है तो हार्ट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। तो नमक कंजप्शन कम करना है। सैचुरेटेड फैट लाइक एज क्रीम, मार्केट से मिलने वाली केक, है ना, फास्ट फूड, जो बटर मिल्क नहीं आता अमूल कैन, ये सारे के सारे सैचुरेटेड फैट होते हैं। ये सैचुरेटेड फैट जैसे ही बॉडी में जाएंगे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाते हैं। और जब ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल पर डे कितना रहना चाहिए? 30 ग्राम। कितना होना चाहिए भाई? 30 ग्राम। अरे रुक जा, 30 ग्राम। अगर इससे ज्यादा आप कंजप्शन कर रहे हो तो फिक्स है आप हार्ट के पेशेंट बनोगे। और सोल्ट कितना होना चाहिए पर डे? 6 ग्राम। इससे ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हो रेगुलर वे में तो रेगुलर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो कौन झेलता है उसको? हार्ट ही तो झेलता है। हार्ट को बार बार झेलना पड़े ये चीजें तो फिर बेचारा वो लास्ट में परेशान होके दम तोड़ देता है। और जिस दिन हार्ट ने दम तोड़ दिया उस दिन आप लोगों ने भी दम तोड़ दिया, क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी रुकता नहीं है। आप सो रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, नींद ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हार्ट 24 घंटे काम करता है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ऐसा बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो कभी रुकता नहीं है? वो कौन सा है? हार्ट है। जैसे एक इस पे एक शायरी आती है ना, एक दिल ही तो है जो मेरे साथ चलता है, बाकी तो क्या है? क्या है? बाकी तो मोह माया है, ठीक है ना। तो ये जब तक इसको आपको अगर चीजें अच्छी रखनी है ना भाई, तो आपको ये हेल्दी चीजें खाना स्टार्ट कर दो। हेल्दी चीजों में क्या इंक्लूड है? वेजिटेबल्स, है ना, हाई डाइट प्रोटीन वाली चीजें, और आपको फाइबर्स। फाइबर्स कहाँ से मिलेंगे? वेजिटेबल जितनी भी सब्जियां उनमें फाइबर्स होता है, प्लस फ्रूट्स जैसे कि संतरे हो गए, कीवी हो गए, है ना, पपीता हो गया। इन चीज़ों में क्या है? बहुत ज़्यादा भरपूर फाइबर है। अब इनके जूस बना के नहीं पीना है, जूस में थोड़ा कार्ब्स ज़्यादा आ जाता है और जो वेस्ट हो जाता है ना उसमें फाइबर चला जाता है। आपको क्या करना है? जूस के बदले सीधा उनको आप कट करके पीस खा लो। जैसे एक चुकंदर आता है ना, उसको कटिंग किया हुआ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जूस के कंपेयर में, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना अगर हार्ट को आपको सुरक्षित रखना है तो। अब एक आजकल युवा क्या करते हैं ना भाई, मार्केट से बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स आती है, पीते ही एनर्जी आ जाएगी। सबसे ज़्यादा डायबिटीज कोज करने वाली वही चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर शुगर हाई कंटेंट में आता है, कैफीन ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, और उसके अंदर जो शुगर डाला रहता है सैचुरेटेड शुगर होता है, वो जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा ओबेसिटी बढ़ाएगा, ओबेसिटी बढ़ाएगा तो चर्बी बढ़ेगी, और चर्बी बढ़ेगी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन सेंसिटिव हो जाता है, और इंसुलिन जब सेंसिटिव हो जाता है तो फाइनली आप डायबिटीज 2 के शिकार हो जाते हो। और जब एक बार डायबिटीज हो गई ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। तो 24-25 की एज में ही डायबिटीज लेके झेल लोगे तो महीने का 3-4 हज़ार का तो कोर्स आएगा, ये मेडिसिन लो, ये इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ। तो इससे अच्छा अपन को इन चीज़ों को अवॉइड करके चलना है, ठीक है ना। तो एनर्जी लेनी है तो सुबह सुबह उठ जाओ 5 बजे, मॉर्निंग वॉक करके आ जाओ, योगा करके आ जाओ। उसको पीने से एनर्जी थोड़ी आएगी, इंस्टेंट थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलता है, उसके बाद में हानि है। अब देखते हैं सेकेंड पे फॉलिकुलर फेज। तो 3 से लेके 5 दिनों के बीच में वो था जी। अब in this phase the primary follicles start developing into immature Graafian follicles. The endometrium also start the proliferating. The uterus start preparations for another pregnancy. ठीक है ना। अब देखते हैं ओवुलेटरी फेज। अब ये मिड साइकिल फेज होता है। क्या होता है जी? मिड साइकिल फेज। ये आपका प्रेगनेंसी के लिए फॉलिकुलर फेज है। कब बताया था मैंने? 8 से लेके 15 दिन के बीच वाला फेज। अब ये मिड साइकिल फेज होता है
मिड साइकिल फेज इन दिस फेज इन विच ओवुलेशंस टेक प्लेस। अब देखो ये 13 से लेकर 17 दिन के बीच में भी चांस रहता है कि ओवुलेशंस वहां पे टेक कर रहे हैं, और जब ओवा बन रहा है और स्पर्म अगर ओवा के कांटेक्ट में आ गया तो फिक्स है प्रेगनेंसी पॉसिबल हो जाएगी। तो द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज अलोंग विद द ओवुलेशन पीरियड डिफाइन द फर्टिलाइजेशन पीरियड। उसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन पीरियड बोला जाता है। और फाइनली क्या आता है जी, ल्यूटियल फेज। इट इज द पोस्ट ओवुलेशन फेज वेयर द फेट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इन डिसाइडेड इट फर्टिलाइजेशन अकर्स, pregnancy start. It fertilization does not occurs. It marks the onset of another cycle. अब देखिएगा जो ये लास्ट वाला फेज होता है ना, ये फिर शुरुआत करता है कि भी मैं अगली साइकिल कब लेके आऊं, है ना, नेक्स्ट मंथ की मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कब स्टार्ट करूं। ये होता है आपका ल्यूटियल फेज। समझ गया ना चारों फेज। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। अब ये हॉर्मोन्स होते हैं ना, इनका रोल क्या है इसको समझ लेते हैं। द केमिकल मैसेंजर्स इन आवर बॉडी कॉल्ड हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं भाई? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। क्या करते हैं ये? मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कुछ बॉडी के अंदर रिएक्शन करवानी है, उसके लिए आपके हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं? अभी तो बताए थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, ये सर हार्मोन ही है। क्या करते हैं? इंसुलिन का काम क्या है? डायबिटीज करता है तो और तो देखो भाई, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को क्या करना, रेगुलेट करना, मेंटेन करना। जब इंसुलिन डिफेक्ट होता है ना, बीटा सेल, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? पेनक्रियाज की बीटा सेल से रिलीज होता है। अब जब वो बीटा सेल से रिलीज होता है उस समय क्या है कि या तो बीटा सेल डिफेक्ट हो गई, जब बीटा सेल डिफेक्ट हो गई तो इंसुलिन रिलीज होना बंद हो गया। अब जब इंसुलिन रिलीज होना बंद होता है तो ग्लूकोज को रेगुलेट कौन करे, मेंटेन कौन करे? और जब ये ग्लूकोज ऊपर बढ़ता है और कंटिन्यू ग्लूकोज बढ़ता रहेगा तो आप डायबिटीज के शिकार हो जाते हो। तभी तो डॉक्टर जाते हो ना कि सर मेरे ये तकलीफ हो रही है, मुझे तो भूख ज़्यादा लगती है ना, वेट लॉस हो रहा है सर मेरा, आंखों से दिखना कम हो गया है, कहीं लग जाती है तो वो ज़्यादा टाइम पर हील नहीं होता। ये सिम्टम्स है ना, कारण है डायबिटीज के। तो डॉक्टर कहता है कि भाई एक टेस्ट करवा क्या। तो एक तो नॉर्मली जो इंस्टेंट ग्लूकोज टेस्ट होता है उससे तो पता नहीं चलता, तो ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जो पिछले 2 से 3 मंथ का ग्लूकोज मैनेज कर सके? उस टेस्ट का नाम बताओ। DMLT फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उस टेस्ट का नाम बताओ जो पिछले 2 से 3 मंथ का। गए नहीं कभी लैब में? जाना चाहिए भाई। हाँ, HB1AC, समझ गए? ये होता है पिछले 2 से 3 मंथ का ग्लूकोज मॉनिटर कर लेता है, उससे आइडिया लग जाता है उस डॉक्टर को अगर पिछले 3 महीनों में ही ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो फिक्स डायबिटीज का पेशेंट है। वरना एक दिन तो आपने कहीं पे भी पार्टी में चले गए दोस्त की, या फिर कोई फ्रेंड की शादी थी वहां पे चले गए और 10-12 गुलाब जामुन दबा के आ गए और उस दिन आके टेस्ट किया और शुगर आया 200, कि उस दिन के लिए डायबिटीज थोड़ी है, उस दिन तो गुलाब जामुन का कमाल है वो। लेकिन 3 to 4 मंथ कंटिन्यू अगर ग्लूकोज आपका बढ़ रहा है तो मतलब आप डायबिटीज के शिकार हो। और ये कौन डायग्नोसिस करता है? HB1AC टेस्ट। समझ गए ना? तो बेसिक सी चीजें हैं जो तुम लोग देखते हुए आते हो, ये सारी की सारी बेसिक सी चीजें हैं। अब रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन मैच्योरेशन साइकिल में अपन देखते हैं। द केमिकल मैसेंजर्स इन आवर बॉडी कॉल्ड हॉर्मोन्स रिलीज बाय वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रेस्पॉन्सिबल। अब ये जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और बहुत सारी एक्सोक्राइन भी होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी चेंज इन ह्यूमन बॉडी। मेंस्ट्रुएशंस ए स्लेव टू सर्टेन हॉर्मोन्स एवरी फेज of maturation cycle is influenced by the female hormones namely। अब देखो फीमेल के सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये क्या होता है? FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, एंड LH क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स, ठीक है ना। तो द वेरिएशंस इन द लेवल ऑफ दिज हॉर्मोन्स डिसाइड द फेज विच गर्ल्स अंडरगोज। अब इन्हीं हॉर्मोन्स का लेवल, अब जैसे जैसे गर्ल्स बड़ी होती है ना तो ये हार्मोन भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये हार्मोन्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं
तब आइडिया लग जाता है कि भाई गर्ल्स अब एडल्ट हो गई है। अब जब ये हार्मोन्स बढ़ते हैं ना तो बॉडी के ऑर्गन्स भी बढ़ेंगे, जैसे कि ब्रेस्ट हो गए, है ना, बॉडी की हेल्थ हो गई। ये सारे कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये सारे हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब ये हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होते हैं तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे मैंने एक एज बताई थी 13 से लेके 15, उससे पहले थोड़ी होती है। मानो किसी के 12 भी हो सकती है, वैसे 1-2 साल का ऊपर नीचे अंतर चलता रहता है, वो बॉडी के हार्मोन्स लेवल के ऊपर अफेक्ट होता है। समझ गए ना भाई? तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल सबको समझ में आ गई होगी। इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और चलो